नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियर सुभाष सर में। आज हम जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर कर रहे हैं उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो पिछले पेपर के अंदर आपके जो क्वेश्चन बचे हुए उन क्वेश्चनों के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे वीडियो को शेयर किया करो, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे बच्चे भी क्या है इसका फ़ायदा उठा सके भी। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पहला एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है इस पेपर के अंदर है, दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। यानी चोर मीनार का जैसे जिक्र किया गया है, हौज खास का जैसे जिक्र किया है, यानी दिल्ली का जिक्र कर रहा है। कहाँ का जिक्र कर रहा है? दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चोर मीनार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। देखो बच्चे क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे चार मीनार का जिक्र करते हैं, कुतुब मीनार का जिक्र करते हैं, यानी कई मीनारें हैं। जैसे आप जिक्र करोगे, एक तो आपकी चार मीनार है, चार मीनार का आप जिक्र करोगे, चार मीनार है, एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जैसे जिक्र करोगे। ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु ये क्या है? आपकी चोर मीनार है। और दिल्ली में किस क्षेत्र के अंदर? हौज खास जो क्षेत्र उस क्षेत्र में स्थित है। तो दिल्ली में चोर मीनार का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने भी। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भी, यानी चोर मीनार हौज खास का जैसे जिक्र करते हैं, इनका जो निर्माण करवाने वाला शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। किस वंश का था ये? आपका खिलजी वंश का। ये भी जानकारी होनी चाहिए। खिलजी वंश जो भारत में शासन करता, आपको ध्यान हो, 1290 से लेके 1320 तक भी। ठीक है भी, यानी लगभग 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में जब हम जिक्र करते हैं सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने भी। खिलजी वंश के 3 राजा हुए हैं जैसे जिक्र करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का जैसे आप जिक्र करते हो, इसके बाद में आपके अलाउद्दीन खिलजी और फिर मुबारक खिलजी का जिक्र करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपके किसका निर्माण हुआ था? चोर मीनार का निर्माण हुआ था। किस क्षेत्र में? ये हौज खास क्षेत्र है दिल्ली के अंदर जैसे जिक्र करते हैं। चोर मीनार के बारे में आपको जिससे जानकारी मिली। इसके अलावा देखो भारत में कई मीनारें हैं। अब बात तो वही बात आ गई ना, एक मीनार का जिसे हम जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बच्चों से पूछा गया चोर मीनार के बारे में, परंतु बच्चे ने क्या सोच लिया, हो सकता है कुतुब मीनार के बारे में पूछा हो, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल का जैसे जिक्र करते हैं तो आपके सिकंदर लोदी का जैसे जिक्र करते हैं, फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। बाद में लास्ट में मरम्मत करवाने वाले, यानी कुतुब मीनार के निर्माण में या मरम्मत रख रखाव में 4 राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे आप जिक्र करोगे, आपके कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। इसके साथ हम जिक्र करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने उसकी जैसे ऊपर की जो मंजिल है, सबसे 5वीं मंजिल का जिसे निर्माण करवाया था। और सिकंदर लोदी का हम जिक्र करते हैं तो सिकंदर लोदी ने उसके रख रखाव मरम्मत का काम करवाया था कुतुब मीनार। तो ठीक है, कुतुब मीनार का जिसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा एक चार मीनार है आपकी। चार मीनार आपकी हैदराबाद में भी। चार मीनार कहाँ है? आपकी हैदराबाद में। निज़ाम शासकों ने बनाई थी। किसने बनाई थी? निज़ाम शासकों का जैसे आप जिक्र करते हो, निज़ाम शासकों ने। यानी हैदराबाद का सेंट्रल में स्थित है। हैदराबाद की क्या है? ये सेंट्रल में स्थित है आपकी चार मीनार। इसके अलावा जैसे जिक्र किया था कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार आपकी कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इसके बारे में मैंने बताई थी भी, इसकी शुरुआत जो किया था बताया है भी, इसका शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का हम जिक्र करते हैं भी, किसकी याद में क्यों करवाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं की याद में आपको ध्यान होना चाहिए किसका निर्माण करवाया गया था? आपके कुतुब मीनार का। इसके अलावा एक चांद मीनार भी है भी आपकी। कहाँ पर है ये चांद मीनार का जिसे जिक्र करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। यानी 4 मीनारें आपको याद करनी है। चोर मीनार आपको ध्यान होना चाहिए, चार मीनार के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, कुतुब मीनार के बारे में जानकारी, और चांद मीनार।
चांद मीनार का जब हम जिक्र करते हैं तो ये आपकी देवगिरी दौलताबाद का जिसे जिक्र करते हैं फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक, यानी पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट। क्वेश्चन आया हुआ है इसी पेपर के अंदर, उनसे संबंधित में मैं चर्चा करूंगा। तो हम दौलताबाद का जिक्र करते हैं तो दौलताबाद में देवगिरी जो राजधानी बनाई थी, तो देवगिरी में क्या है, वहां पर आपकी चांद मीनार है। क्या आपकी चांद मीनार। तो 4 मीनारें आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसके अलावा चोर मीनार का जिसे हम जिक्र करते हैं तो चोर मीनार जो हौज खास क्षेत्र के अंदर है, ये गोल बनी हुई एक मीनार है। और इस मीनार के ऊपर की हिस्से में जब हम देखते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्से में क्या है, यानी अलग अलग होल रखी हुई है। लगभग 225 क्या है उसके अंदर छिद्र है भी, क्या है, यानी 225 क्या उसके अंदर होल है। कहते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर कोई चोरी करता था या किसी तरह का जो अपराध करता था, बड़ा अपराध, तो उनके सर काट के क्या है उस मीनार के ऊपर टांग दिए जाते थे। चोर मीनार का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, यानी चोर मीनार के ऊपर है टांग दिए जाते थे। जो भी कोई मतलब बड़ा अपराध करता था उन अपराधियों, इसलिए टांगे जाते थे वो सिर्फ भी ताकि लोग क्या इन चीज़ों को देख कर क्या रहे, डरे रहें और अपराध कम हो भी, यानी अपराध को कम करने के लिए भी क्या है वहाँ पर लोगों के सर टांग दिए जाते थे। ये चीज़ भी आपको क्लियर होती है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं भी मंगोल जो आक्रमणकारी आए थे, मंगोल जो मुस्लिम रहे थे, मंगोलपुरी का जैसे जिक्र करते वो क्षेत्र बसा हुआ है, तो उनके मुस्लिम शासकों का भी क्या है, मुस्लिम जो लोग आए हुए थे मुस्लिमों का भी क्या है, इन्होंने सर कलम करवाने का काम किया। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र कर रहे थे, एक चीज़ ये भी ध्यान होना चाहिए, जैसे चोर मीनार जो है, ये चोर मीनार ये 13वीं शताब्दी में बनी थी। कब बनाई गई थी, 13वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, 13वीं शताब्दी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में 225 क्या है इसके अंदर आपके छेद है भी, 225 क्या है छिद्र। जब भी आप कभी देखने जाओगे ना, हौज खास जो आपका एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, मेट्रो स्टेशन है, उसके पास से उतर कर लगभग 300 मीटर का रास्ता है, आप चोर मीनार जा सकते हो। और चोर मीनार के ऊपर की जो गुलाई के अंदर आप देखते हो तो वहां पर क्या है, गोल छिद्र है। और लगभग कितने छिद्र है, 225 छिद्र हैं, यानी झरोखे हैं। और उन झरोखे के अंदर क्या टांगे जाते थे, सिर टांगे जाते थे जो अपराधी होते थे, अपराध करते थे, चोरी आदि जिसे करते थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चोरों के टावर के रूप में भी इस मीनार को किस नाम से जाना जाता है, चोरों के टावर के रूप में भी जाना जाता है। चोरों का टावर है, यानी चोरों के टावर के रूप में भी इस चोर मीनार को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, डर पैदा करने के लिए। सिर्फ लोग सिर क्यों टांगे जाते थे वहां पर, इसलिए टांगे जाते थे डर पैदा करने के लिए भी। लोग अपराध करने से पहले क्या 100 बार सोचे भी हमें अपराध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कठोर दंड दिया जाता है तो हम अपराध करते वक्त 10 बार सोचते हैं भी अपराध करेंगे तो ये हमें सजा क्या है, मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। ये हौज खास बहुत बार क्वेश्चन आता है, हौज खास। ये हौज खास का मतलब होता है शाही कुआं भी। क्या होता है आपका, शाही कुंड कहोगे इसको भी, क्या कहोगे, शाही कुंड। यानी हौज मतलब क्या होता है, कुंड होता है, जलाशय का जैसे जिक्र करते हैं तो शाही जलाशय का जैसे जिक्र करोगे शाही कुंड कहोगे। हौज जो क्या है आपका हौज खास है, ये शाही कुंड है। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, खिलजी वंश के समय में बना था। किसके वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खास करके ये जो क्षेत्र दिया हुआ ना जिसे आप जिक्र कर रहे हो, हौज खास का जैसे जिक्र किया था, चोर मीनार है, ये सिरी के आसपास है। यानी सिरी सुना होगा आप, मैंने खासकर खिलजी वंश जब पढ़ाया था, अलाउद्दीन खिलजी का जैसे जिक्र किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजधानी आप बनाई थी वो दिल्ली के पास किसको बनाया था, सिरी को बनाया था भी। यानी ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी क्या थी वो सिरी थी भी। यानी ये जो क्षेत्र है हौज खास का जैसे जिक्र करते हैं, चोर मीनार का जैसे जिक्र करते हैं, ये किस कहां पर स्थित है आपके, सिरी। ठीक है, और सिरी किसकी राजधानी रही है, ये अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी रही है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये वही हौज खास है। यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए, कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक का आप जिक्र, सॉरी फिरोज शाह तुगलक, किसका जिक्र करते हो आप, है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का भी मकबरा यहां पर अभी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का एक बड़ा ही प्रतापी राजा है जिसने नहरों के लिए भी जाना जाता है, नगरों को बसाने वाले के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर स्थित है, आपके हौज खास क्षेत्र में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे थे आपके, दिल्ली में हौज खास के पास चोर मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक और अकबर।
ठीक है भी, 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको चारों ऑप्शनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अकबर आपको ध्यान होना चाहिए मुगल शासक था, औरंगजेब भी आपका मुगल शासक था, जबकि फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करें और अलाउद्दीन खिलजी का, ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी का जैसे मैंने जिक्र किया, ये था 1316 तक इसने शासन, 1296 से 1316, लगभग 20 साल तक इसने शासन किया था। इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक का हम जिक्र करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388, बड़ा प्रतापी राजा था। तुगलक वंश का जैसे जिक्र करते हैं, कई चीज़ों के लिए उसको इतिहास में जाना जाता है। औरंगजेब भी, जिसको क्या कहा जाता है, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता। औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठता है अपने पिता को कैद करके, और 1707 तक क्या करता है, वो राज करता है। अकबर का जैसे जिक्र करते हैं तो अकबर भी आपको ध्यान होना चाहिए, 1556 से लेकर 1605 तक गद्दी पर बैठता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 13.5 साल की उम्र में अकबर क्या बैठता है, गद्दी पर बैठता है, हुमायूं की अचानक मृत्यु होने के कारण। और कहाँ पर बैठता है, कलानौर में। ये सारी जानकारी आपको होना, यानी एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन करने, याद करने की कोशिश किया करो, जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। अब ये क्वेश्चन एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी इस चीज के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो मैंने बताया था, धोलावीरा, जैसे जिक्र करा था, उसी तरह से यानी हरियाणा में जैसे जिक्र कर रहा है भी, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो हरियाणा में है। जैसे जिक्र किया है आपका धोलावीरा का, नंबर 1 क्या है, धोलावीरा। राखीगढ़ी का जैसे जिक्र किया है, राखीगढ़ी। 3 नंबर आपका दिया है कालीबंगा, और 4 नंबर आपका क्या दिया है, आलमगीरपुर भी। क्या है, आलमगीरपुर भी। ठीक है, ये जो आपका, तो इसमें से हरियाणा में जब हम हड़प्पा सभ्यता के स्थल का जैसे जिक्र करते हैं तो राखीगढ़ी भी, यानी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हरियाणा में जिक्र करेंगे तो कौन सा, आपकी राखीगढ़ी है। और भारत में अगर जिक्र करें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, आपका धोलावीरा। धोलावीरा रहेगा आपका गुजरात में। कहाँ रहेगा आपका, गुजरात में। राखीगढ़ी है 4 हरियाणा में। कालीबंगा आपकी राजस्थान में जिक्र करोगे, और आलमगीरपुर आपकी क्या वहां पर है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं आलमगीरपुर का जब आप जिक्र करो, ये मेरठ में है भी। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और नदी का जैसे जिक्र करें तो हिडन नदी है भी। कौन सी नदी है, हिडन नदी। मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दी हुई है। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आपको विस्तृत, बिल्कुल गहराई की जानकारी चाहिए तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट बना रखी है बिरजपाल सर ने, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। उसमें बिल्कुल कंटिन्यू आपको हिस्ट्री करवाई हुई है। एंशिएंट इंडिया सारा करवाया है। मिडवल का जैसे जिक्र करते हैं, दिल्ली सल्तनत आपको पूर्ण करवाई हुई। तो वहाँ से जाके आप बिल्कुल डीपली क्या जीके पढ़ सकते हो। और जितने भी मैं ये क्वेश्चन पेपरों के अंदर जो आए हुए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पर हिस्ट्री की जो क्लासेज हैं उसी में से आए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो वो आप कर लिए कोशिश करना। इसके अलावा जैसे आलमगीरपुर का मैं जिक्र कर रहा था, मेरठ में हिडन नदी के किनारे जो जैसे जिक्र करते हैं हिडन नदी, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आलमगीरपुर जैसे ध्यान आया तो हड़प्पा सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तर जैसे आप जिक्र करोगे, दक्षिण का जैसे जिक्र करोगे, पश्चिम का जैसे जिक्र करोगे, पूर्व, तो ये जानकारी होना चाहिए। पूर्वी जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता लगभग आपकी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैली हुई थी भी। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। यानी क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। पूर्ण पूछे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब कई बार पूछा जाता है भी इस सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी नगरों के बारे में भी आपको जानकारी हो। ये आलमगीरपुर का जैसे जिक्र कर रहे थे, ये आलमगीरपुर आपका पूर्वी किनारा है इस सभ्यता का भी। यानी आलमगीरपुर यहां लिखोगे भी, आलमगीरपुर है। और कहां पर है ये, मेरठ, यूपी के अंदर। उत्तरी किनारा जैसे जिक्र करते हैं तो ये मांडा है आपका, कौन सा है, चिनाब नदी का जैसे जिक्र करते हैं J&K के अंदर भी, जम्मू एंड कश्मीर में। और दक्षिणी किनारे का आप जिक्र करोगे तो दाइमाबाद भी, क्या है आपका, दाइमाबाद है। और पश्चिमी किनारे का जैसे जिक्र करते हो तो सूतका गेंडोर है भी, क्या है, सूतका गेंडोर है। और ये कहाँ पर आपका, दासक नदी के किनारे, दासक नदी अफगानिस्तान में भी, कहाँ, सॉरी, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ही बलूचिस्तान जैसे जिक्र करोगे, बलूचिस्तान में भी। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए भी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो विकसित थी आपकी, जो एक विश्व की प्राचीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है, ये कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, उत्तर में इसका जम्मू कश्मीर में मांडा का जैसे
जिक्र करते हो, और दक्षिण में दाइमाबाद यानी परवरा नदी का जैसे जिक्र करते हैं, नासिक के पास महाराष्ट्र में ये किनारा मिला हुआ है। आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे इसका पूर्वी किनारा है, और पश्चिमी किनारा सूतका गेंडो और दासक नदी के किनारे कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आप सभी बच्चों को होना चाहिए इस चीज के बारे। इसके अलावा जो इस सभ्यता का जैसे मैंने बहुत बार जिक्र किया है, यानी हड़प्पा सभ्यता इतने क्षेत्र में फैली हुई थी, सैकड़ों हजारों क्या है इसके नगर मिले, हजारों नगर मिले हैं इस सभ्यता के। परंतु विकसित जो नगर मिले हैं, विकसित इस सभ्यता के कितने नगर मिले हैं, 6 नगर मिले हैं, जिसमें से आप जिक्र करोगे हड़प्पा का जैसे आप जिक्र करते हो, इसके बाद में मोहनजोदड़ो का जैसे आप जिक्र करोगे, मोहनजोदड़ो है। इसके बाद में आप जैसे चूंदड़ो का जिक्र करोगे, कालीबंगा का जैसे आप जिक्र करोगे, बनावाली का जैसे आप जिक्र करोगे, बनावाली का जैसे, और आपकी एक लोथल भी, ठीक है, लोथल। तो ये 3 पहले हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, ये आपके कहाँ पर है, पाकिस्तान में, पाक में है। और बाद के 3 जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है ये कहाँ पर, आपके भारत में। यानी विकसित नगरों का जब हम जिक्र करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो विकसित नगर कितने थे, आपके 6 थे, जिसमें से 3 पाकिस्तान में और 3 कहाँ है, भारत के अंदर। इनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है भी, बनाई हुई है। इनसे संबंधित हर एक स्थान से संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, जहाँ से डीपली गहरी आपको नॉलेज मिलेगी भी, कहाँ से बेल के जो अवशेष मिले हैं, चावल के कहाँ से अवशेष मिले, कपास के कहाँ से अवशेष मिले हैं, इसके अलावा जैसे अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली है, हड़ के अवशेष कहाँ से, सब जानकारियाँ मन के बनाने के हैं, रेशम के कपड़े कहाँ से मिले हैं, हर एक स्थान के बारे में बड़ी डीपली आपको नॉलेज दी हुई, तो आप वहाँ से इसके बारे में क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलमगीरपुर का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, ये पूर्वी किनारा है, खास करके यहाँ आलमगीरपुर गया भी था मैं इसी स्थान देखने के लिए, मेरठ उत्तर प्रदेश से। आलमगीरपुर में एक गर्त मिला है, भी गर्त, और उस गर्त में रोटी बेलने का जो चकला होता है ना, उस चकले के अवशेष मिले, और वहां पर एक प्याला जैसे है ना बर्तन होते हैं, बर्तन के टूटे हुए अवशेष भी मिले हैं। देखिए वहां पर एक म्यूजियम बनाया हुआ है, वहां रखे हुए इस चीज के बारे में। यानी क्या मिला है, एक तो वहां पर है रोटी बेलने के लिए जो क्या होता है आपका चकला के अवशेष मिले हैं, इसके अलावा यहाँ पर प्याले के यानी बर्तनों के भी क्या मिले, अवशेष टुकड़े मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, पूरी जानकारी हर एक चीज़ें आपको इनके बारे में बताई हुई है। पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को आप देखने की कोशिश किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जिक्र कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, सैकड़ों बार, कई बार क्या, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अभी या तो आपातकाल से जैसे जिक्र करते हैं, आपातकाल वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो मैं जिक्र कर रहा हूँ अभी, यानी जिक्र किया है आर्टिकल 368 डील्स विद, ठीक है भी, यानी अनुच्छेद 368 वर्णित करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 368 का जैसे जिक्र किया है, भी किसका जिक्र किया, अनुच्छेद 368 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज से या क्या वर्णन करता है, तो संविधान संशोधन भी, ठीक है भी, क्या है, संविधान संशोधन। यानी संविधान संशोधन जो किया जाता है, भारत के संविधान के अंदर जो संशोधन किया जाता है, वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 368। किस देश से लिया है, आपको ध्यान होना चाहिए, दक्षिणी अफ्रीका से भी। किस देश से लिया हमने ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, दक्षिणी अफ्रीका से। क्योंकि मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में क्लासेज जैसे ली है, आपको बताया भी इस चीज़ के बारे में, ऑफलाइन बहुत बार पढ़ाया है पॉलिटिकल साइंस। भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 368 का संबंध वर्णन किसका है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, किस देश से लिया, हमें दक्षिणी अफ्रीका से। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। जैसे मैंने जिक्र किया है भी, भारतीय संविधान के बारे में आलोचकों ने बड़ी आलोचना की है, अलग अलग बातें कही हैं, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कहा है भी ये भानुमति का पिटारा है। अब भानुमति का पिटारा मीन्स क्या होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के ऊपर बहुत से देशों का प्रभाव है। हर एक देशों से, अलग अलग देशों से हमने क्या है प्रक्रियाएं ली है, अलग अलग देशों से जैसे जिक्र बात लेके चले, अनुच्छेद 368 का ही जैसे जिक्र करते हैं। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये किस देश से ली है आपकी, ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, ये हमने किस देश से ली, आपकी दक्षिणी अफ्रीका से भी। किस देश से ली, आपकी दक्षिणी अफ्रीका से ली है, ये क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे जिक्र करते हैं संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद तो 368 जैसे आपका दिया हुआ है,
भारतीय संविधान के अंदर अगर भाग का जैसे जिक्र करें भी किस भाग, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान समय में 25 भाग हो गए हैं। यानी मूल जो संविधान था उसके अंदर भारतीय संविधान में कितने भाग थे आपके 22 भाग थे, परंतु है तो आज भी 22, परंतु जैसे 9 क और ख जैसे जोड़ दिए गए हैं, तो अलग अलग जैसे जोड़ने के बाद में कितने लगभग आपके 25, यानी भारतीय संविधान के अब भाग कितने हो गए 25। तो भाग का अगर जिक्र पूछ ले भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 20वां में, ठीक है भी। यानी 20वां जो भाग है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली हमने, दक्षिणी अफ्रीका से ली है। और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप, यानी दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक देश स्थित है, कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरियो जिसकी राजधानी आप जिक्र करते हो, ठीक है। यानी अफ्रीका विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अब आप बच्चे कमेंट करके मेरे को यह भी बताना भी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां घोषित की गई है वर्तमान समय, ठीक है भी। यानी दक्षिणी अफ्रीका का जैसे मैंने जिक्र किया था, दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानी मैंने बताई थी, केप टाउन का जैसे जिक्र करते हैं, जोहान्सबर्ग का जैसे जिक्र करते हैं, जोहान्सबर्ग जैसे जिक्र करोगे, और एक क्या प्रिटोरियो जैसे जिक्र करते हो, ठीक है। तो प्रिटोरियो, जोहान्सबर्ग, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है, जैसे व्यवस्था, न्यायिक राजधानी, कार्यपालिका राजधानी, प्रशासनिक राजधानी का जैसे हम जिक्र करते हैं। इसी तरीके से भारत के एक राज्य की भी 3 राजधानी निर्धारित की गई है वर्तमान में। आपको वो राज्य कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ये तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली थी, इसके अलावा और भी कई चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। हो सकता है संभावना है यहां से भी क्वेश्चन आपके आए और आएंगे भी वहां से क्वेश्चन आपके, ठीक है। यानी किस किस देश से क्या क्या चीजें ली हैं, ये जानकारी भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे जिक्र करते हैं यूके, आप जिक्र करते हो यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है हमने, संसदीय तंत्र लिया भी। क्या लिया है, संसदीय तंत्र लिया है, ये जानकारी होनी चाहिए। और नागरिकता लिए भी, क्या लिया है, नागरिकता। मैं बेसिक से आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि विस्तृत जो जानकारी इनके बारे में जो आपको करवाएंगे पॉलिटिकल साइंस जैसे में सीरीज वाइज आपकी शुरू करेंगे जल्दी, उनमें आपको विस्तृत रूप से इनके बारे में जानकारी दूंगा भी नागरिकता कैसे है, क्या ली गई है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में अनुच्छेद हम 5 से लेकर 11 तक जो पढ़ते हैं वो नागरिकता किस देश से ली हमने, यूके, यूनाइटेड किंगडम से। संसदीय तंत्र, संसद के 3 अंग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का जैसे जिक्र करते हैं, ये भी किस देश से लिया हमने, यूनाइटेड किंगडम से। और भी कई चीजें जैसे जिक्र करते हैं, न्याय प्रक्रिया का जैसे जिक्र करते हैं, विधि प्रक्रिया का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, परंतु बेसिक जो आपको एक बार क्या रखना है यही चीज। इसके अलावा 2 नंबर पर आप जिक्र करते हो आयरलैंड भी। क्या लिखोगे आप, आयरलैंड। 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं यहां से। एक तो यहाँ के राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए भी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने आपको कई बार बताया भी, राज्यसभा के अंदर भी, राज्यसभा, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है आपके, 12 सदस्य। तो ये 12 सदस्य मनोनीत करने की जो कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा के अंदर जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त किए उन लोगों को क्या है, राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। तो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया भी हमने किस देश से ली, आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में जो हम पढ़ते हैं, ये प्रक्रिया भी किस देश से ली हमने, आयरलैंड से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और भी कई चीजें हैं जैसे जिक्र करते हैं यूएसए से, जैसे जिक्र करोगे आप, यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार का जैसे जिक्र करते हैं, एक तो मौलिक अधिकार का जैसे जिक्र करोगे, यूएसए जो आपका है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, क्या लिए आपके, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जैसे आप जिक्र करते हो, यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर कितना है, भारतीय संविधान का जैसे जिक्र करें भाग नंबर है 3 में जैसे आप जिक्र करते हो, ठीक है। 3 में 12 से लेके 35 तक जब हम जिक्र करते हैं तो ये मौलिक अधिकार भी किस देश से लिए हमने, यूएसए से। इसके अलावा जो आप जिक्र करते हो, जैसे जिक्र करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन भी, न्यायिक पुनरावलोकन का जैसे जिक्र करते हैं, ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है,
यूएसए से। मैं इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी आपको बाद में बताऊंगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ने शुरू करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी फुल डिटेल में आपको बताएंगे भी क्या चीज होती है, कैसा क्या प्रावधान। मतलब अब हम बच्चे ज्यादातर तो यही चीज पढ़ते हैं भी न्यायिक पुनर्विलोकन, जानकारी होनी चाहिए चीज के बारे में भी क्या होता क्या है वास्तव में ये चीजें। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार पूछा जाता है ये भी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची भी, क्या लिया, समवर्ती सूची भी, ठीक है भी। समवर्ती सूची जो हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा का हम जिक्र करते हैं, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना सब बच्चे जानते हैं, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी किसी एक आदमी का वर्णन नहीं है, 135 करोड़ भारतीयों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो हम भारत के जो लोग हैं, यहां से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना की जो भाषा वो किस देश से ली हमने, ये हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची, सूची तो देखो भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां दी हुई है, 12 अनुसूचियों में से आप जैसे जो अनुसूचियां हैं उसमें से आप जिक्र करोगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के अंदर 3 तरह की सूचियां दी हुई हैं, एक आपकी केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, ठीक है। यानी केंद्रीय सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची के ऊपर अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार होता है, सिर्फ राज्य सरकार को। जैसे केंद्रीय सूची का हम जिक्र करें तो आपकी ध्यान होना चाहिए, डाक विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, रेलवे का जैसे जिक्र करते हैं, उस पे और कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार है। राज्य सूची का जैसे जिक्र करते हैं तो राज्य, सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, जैसे चुंगी कर का जैसे हम जिक्र करते हैं, मतलब और कई तरह, टोल टैक्स का जैसे हम जिक्र करते हैं, ये जो क्या करती है, राज्य सरकार लगाती है। इसके अलावा एक होती है आपकी समवर्ती सूची, जो कहां से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी क्या बना सकती है, आपकी कानून बना सकती है। जैसे स्वास्थ्य का हम जिक्र करते हैं, शिक्षा का हम जिक्र करते हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको, समवर्ती, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य, समवर्ती सूची के विषय हैं। ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। वैसे विस्तृत जानकारी मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो एक और आपको ध्यान होना चाहिए, जर्मनी से, जर्मनी का मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां लिए भी, क्या है, आपातकालीन है, ठीक है, आपातकालीन यानी आपात उपबंध का जैसे हम जिक्र करते हैं भारतीय संविधान में भाग नंबर 18 के अंदर अनुच्छेद 352, 356 और 360 का जो जिक्र किया जाता है, ये भारतीय किस देश के संविधान से हमने लिया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। किससे, जर्मनी के वाइमर संविधान। ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रांस का जैसे जिक्र करते हैं तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, डेमोक्रेसी, गणतंत्र का जब हम जिक्र करते हैं, गणतंत्र की जो प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, ये फ्रांस से ली है, ये जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा रूस का जैसे जिक्र करते हैं, रूस जिसको प्राचीन काल में तो सोवियत, यानी प्राचीन काल नहीं कह सकते, 1991 और 92 से पहले, 1991-92 से पहले इसको सोवियत रूस कहा जाता था, क्योंकि 1991-92 में रूस का विखंडन हो गया, सोवियत रूस का कई देश बन गए थे, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों का जिक्र करते हैं। उससे पहले सोवियत रूस कहा जाता, तो उससे भी हमने लिया है। आपको ध्यान होना चाहिए, मूल कर्तव्यों का जैसे जिक्र करते हैं, क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का जो हम जिक्र करते हैं, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, बे जो योजना है आपकी पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी चीजें, डीपली कहीं पढ़ते नहीं, हम बेसिक से थोड़ी जानकारी पढ़ते चलते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना किस देश से ली है, तो पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत रूस से ली, विकास सोवियत है रूस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब संविधान संशोधन का जैसे जिक्र किया था अनुच्छेद 368 का, तो ये कई बार पूछा गया है वे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था भारत में भी, प्रथम है संविधान है संशोधन का जैसे जिक्र करते हैं, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। क्या जोड़ा गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी भारत की संविधान के अंदर प्रथम जो संशोधन हुआ था 1951 में, और क्या जोड़ी गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या करते हैं, भारतीय संविधान के अंदर हमें संशोधन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल
की जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें अगले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से देखो बताने की मैं बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करता हूँ, उन क्वेश्चनों के ऊपर आप मनन कराया करो, मंथन कराया करो, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश, एक ग्राफ बनाने की कोशिश किया करो। एक क्वेश्चन बीच में आपने रख लिया, इसके आसपास जितने भी आपके क्वेश्चन दिमाग में आए लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि रिवीजन करने का, एक्सरसाइज करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सपोज करो दक्षिण अफ्रीका का जैसे हम जिक्र करें, राजधानी याद करने लगे, कौन कौन सा देश उसके साथ लगता है, किस महाद्वीप के साथ लगता है, कौन सी रेखा उसके अंदर से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा का जैसे जिक्र करते हैं, और लोग गोरे क्यों हैं, काले, यानी उसमें अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में गोरे क्यों हैं, उससे ऊपर जैसे जाते हैं नाइजीरिया वगैरह देशों का हम जिक्र करते हैं, युगांडा जैसे वहाँ पर काले क्यों हैं, मतलब अलग अलग आपको सभी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए, एकत्रित करनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका देश है तो उसके साथ किन किन देशों की जैसे सीमा लिखते हैं, मोजाम्बिक का जैसे जिक्र करते हैं, नामीबिया, मतलब अलग अलग देशों के साथ जो बाउंड्री लग रही है, सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। जितना आप सेपरेट करोगे, जितना आप इस जीको को बढ़ाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी किया करो।